गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 4 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और जिसमें हम करंट अफेयर्स जो हैं द हिंदू की उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 और शुरुआत करेंगे अपने वीडियो की वेरियस टॉपिक्स के साथ। तो हम यहाँ पे मिशन कर्मयोगी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, निधि के बारे में डिस्कस करेंगे, कतार के बॉर्डर के बारे में, GTAM को देखेंगे, देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आर भी न्यूज़ में था, इसको भी देखेंगे और जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज का जो बिल है उसको डिस्कस करेंगे। फाइनली गल्फ ऑफ बोथनिया जो कि ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। द कोटेशन सेज यू डोंट गेट रिजल्ट्स बाय फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स, यू गेट रिजल्ट्स बाय फोकसिंग ऑन द एक्शंस दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। चलिए देखिए, हो सकता है कि अभी क्योंकि एग्जाम जो है उसको काफ़ी कम टाइम बचा है, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, तो हो सकता है आपका ध्यान बार बार कट ऑफ की तरफ जा रहा हो कि क्या कट ऑफ लास्ट टाइम जो थी उसके बराबर मेरे मार्क्स आ पाएंगे या इस बार की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए ये सब चीज़ें सोचना छोड़ दीजिए। रीज़न इज आपको फोकस करना है आपके एक्शंस के ऊपर। आपको अगर फोकस करना है तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या मेरी रिवीजन हुई या नहीं हुई, क्या मुझे जो मॉक टेस्ट करने थे वो मैंने किए या नहीं किए, क्या मैंने उसको रिवाइज किया या नहीं किया। तो अभी एक्शंस पे ध्यान दीजिए। जो रिजल्ट्स हैं वो तो अपने आप आ ही जाएंगे अगर आपके एक्शंस जो हैं वो आप अच्छे से करते हैं। अगर आपके एक्शंस प्योर होते हैं तो रिजल्ट्स जो हैं वो अपने आप ही प्योर होंगे। लेकिन अगर अभी आप सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करना शुरू करेंगे तो स्ट्रेस में आ जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे अभी मैसेजेस भी कर रहे थे टेलीग्राम के ऊपर कि उनको काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। देखिए जब भी एग्जाम पास में आएगा और आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो चुकी है तो कई बार इस तरीके की ऑब्स्टिकल्स आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे एग्जाम आपका पास आता जाएगा हो सकता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी इंक्रीज होती जाए। बट हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, जब प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती है ना, इट मींस यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू और वो ये जानना चाहता है कि क्या आप उन प्रॉब्लम्स को विथस्टैंड कर पाते हैं या नहीं। और अगर आप उन प्रॉब्लम्स को विथस्टैंड कर पाते हैं, उनका अच्छे से सामना कर पाते हैं, देन रिजल्ट विल बी इन योर फेवर, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर आपको भी फील हो रहा है कि अभी क्योंकि एग्जाम भी पास में आ रहा है और लाइफ में प्रॉब्लम्स धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, सो बिलीव मी इट्स अ गुड साइन। तो आपका जो टेस्ट यूपीएससी लेगा वो तो 4 अक्टूबर को तो लेगा ही, लेकिन उससे पहले ये जो टेस्ट हो रहा है आपका, कि काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ के अंदर, रिविजन सही से नहीं हो पा रही है, फोकस नहीं हो पा रहा है, इन टेस्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि ये टेस्ट से अगर आप नहीं डरते हैं, इनको क्लियर कर जाते हैं, देन डेफिनेटली 4 अक्टूबर का जो टेस्ट है वो भी हो जाएगा। चलिए आज के जो नए मेंबर्स हैं उनको एक बार वेलकम कर लेते हैं। तो 4 लोग जो हैं exam.netmonk.com पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जिसमें आसमा इराम है, निमिष है, श्री जगताप है, प्रीति पंथी है। देन यूट्यूब के ऊपर हमें आशीष सोप्ती जो है इन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। चलते हैं मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। देखिए आप जानते हैं कि आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने। जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बता दूं कि यहाँ पे 6 या 6 से ज्यादा आपको कट ऑफ आपकी आनी चाहिए और लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आप इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और कोशिश करिए कि 1 आवर 1.5 आवर में इसे दोबारा से देख लीजिएगा। लेकिन 24 आवर्स के अंदर एक बार तो आपको रिवाइज करना ही है, इररिस्पेक्टिव कि आपका स्कोर कितना आता है। आप चाहें तो netmonk.com पर भी जाकर प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं। और अच्छी चीज ये है कि netmonk.com के ऊपर भी अब आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी अब नए MCQs netmonk.com पे डाले जाएंगे वहां पर आप साथ के साथ अपने मार्क्स अलॉन्ग विद द नेगेटिव मार्किंग को भी देख पाएंगे। तो बेसिकली जब आप 10 क्वेश्चंस 10 MCQs को वहां पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंड में आपको एक स्कोर मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं कि 6 से ज्यादा है या 6 से कम है। तो यहाँ पे ये नई फैसिलिटी जो है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिशन कर्म योगी इज एसोसिएटेड विद। तो मिशन कर्म योगी किस चीज से एसोसिएट करता है? क्या एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एसोसिएट करता है, सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट से रिलेट करता है, फार्मर से या फिर प्राइवेट सेक्टर से? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए आंसर हमारा है बी, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स खासतौर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लाने की बात करी जा रही है ताकि इंडियन कल्चर और सेंसिबिलिटीज के साथ वो हमेशा कनेक्टेड रहे। होता है क्या, एक बार यहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद मे बी सेंसिबिलिटीज जो होते हैं कुछ हद तक वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, इसी वजह से कि लोग जो है वो अपने कल्चर के साथ एसोसिएटेड रहें, सेंसिबिलिटीज उनके अंदर रहें, वो अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें। इसी वजह से बेस्ट इंस्टीट्यूशन से उनको ट्रेनिंग देने की बात करी जा रही है। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन डिलीवर किया जाएगा iGOT के द्वारा। तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉइज जो होंगे उनके ऊपर 510 करोड़ जो है वो खर्च किया जाएगा आगे आने वाले 5 सालों में, ताकि उनको जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करी जा सके। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज पार्टली फंडेड बाय मल्टीलेटरल असिस्टेंस टू द ट्यून ऑफ $50 मिलियन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोशिश क्या करी जा रही है कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको किस तरीके से सेंसिबल रखा जाए, उनको कैसे कल्चर से और अपनी रूट से कनेक्टेड रखा जाए, ताकि
आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज आपको मिल सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आपको पता है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि यार वहां से तो काम कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और टू एन एक्सटेंट वो बात सही भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत कम होता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कराने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये जो एक प्रोग्राम है, हो सकता है एक सेंसिबिलिटी जो होती है वो एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसके थ्रू दी जा सके। आंसर हमारा हो जाएगा बी। कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो मिशन कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, फ्रेमवर्क है आई कोड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इससे 2.5 करोड़ सिविल सर्वेंट्स जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। किस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी है वो भी मैंने आपको बता दी थी। इसके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाने की भी बात करी गई है, ये भी आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। और एक एसपीवी दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा ताकि ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे जो डिजिटल एसेट इसके अंदर क्रिएट करी जाएगी, जो पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा। और इस पूरे प्लेटफॉर्म में जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी, उसको कौन हेड करेंगे? उसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मेंस में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि किस तरीके से, अगर एथिक्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैसे सेंसिबिलिटीज जो है वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बढ़ाई जा सकती है, इंप्रूव करी जा सकती है, तो वहां पे आप कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को मेंशन कर सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि निधि को लेकर है, पूछा गया नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन दैट इज निधि के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। Second, it supports aspiring entrepreneurs for pursuing a promising technology business idea। तो यहाँ पे बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने के लिए ये पर्टिकुलर निधि जो इनिशिएटिव है लाया गया है ताकि टेक्नोलॉजी बिजनेस आइडिया को परस्यू करने में उनकी हेल्प करी जा सके। अ ग्रांट ऑफ 30,000 विल बी गिवन अंडर दिस, इसके ना 30,000 का जो ग्रांट है वो देने की भी एक प्रोविजन है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहां पे अगर बात करी जाए क्या ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ताकि जो प्रॉमिसिंग बिजनेस आइडियाज, ऐसे आइडियाज जो काफी पोटेंशियल रखते हैं टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर, उनको हेल्प करी जा सके, तो बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर 30,000 रुपए देने का भी प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इट इज नॉट लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, रादर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी ने इसको लॉन्च किया। इट विल सपोर्ट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो कि बेसिकली अगर उनको किसी तरीके से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाती है वो दे दिया जाए तो हेल्प मिल जाएगी। तो यस, 30,000 पर मंथ का जो इसके अंदर पैसे का अमाउंट रखा गया वो देख लीजिएगा। और साथ में ही मैक्सिमम जो होगा इसके अंदर 3.6 लाख जो है पर एंटरप्रेन्योर दिया जाएगा। ये मैक्सिमम अमाउंट है, अपर कैप है 30,000 पर मंथ। तो यहां पे ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कतर के बारे में। रिसेंटली कतर न्यूज में था क्योंकि कतर हैज ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन इट्स लेबर लॉज। तो अपने लेबर लॉज के अंदर कतर ने चेंज लाया है। काफी सारे जो रूल्स थे जो कि माइग्रेंट वर्कर्स को बेसिकली परमिशन देने के लिए रोकते थे, अगर वो एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो कतर में अब तक क्या था, बेसिकली एक माइग्रेंट वर्कर अगर एक जगह से दूसरी जगह पे काम करना चाहता है तो वहां पर उसको, माइग्रेंट वर्कर को अपने एम्प्लॉयर्स की परमिशन लेनी होती। तो इस तरीके के जो आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेटिव लॉज थे उसको स्क्रैप करने की बात करी गई है कतर के अंदर। इसी वजह से कतर न्यूज में था। पूछा गया यहाँ पे कि किस किस कंट्री के साथ कतर का बॉर्डर टच करता है। क्या ईरान के साथ करता है, सऊदी अरेबिया, यूएई? सोचिए क्या आंसर है। चलिए एक बार इसकी लोकेशन देख लीजिए। सो दिस इज कतर, पर्शियन गल्फ में फॉल करता है। इसके सामने है ईरान, तो ये टच नहीं करता है। यहां से जो यूएई है वो भी टच नहीं करता, लेकिन पीछे सऊदी अरेबिया जो है वो टच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए, क्योंकि ओनली सेकंड जो सऊदी अरेबिया है वो कतर को टच कर रहा है। अगर हम आईएलओ की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऑफकोर्स ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो एक काफी उसकी सराहना जो है वो आईएलओ के द्वारा करी गई। और ये भी कहा है कि अगर हम गल्फ रीजन की बात करें तो कतर ही पहली कंट्री थी जिसने काफिला स्पॉन्सरशिप सिस्टम जो था उसको डिसमेंटल किया था। काफिला स्पॉन्सरशिप सिस्टम क्या है बताइएगा। दिस इज काफिला या कफाला, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में एक लाइन में बताइएगा। साथ में ही जो एक और मूव लिया गया है जिसके अंदर बेसिकली क्या है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा मिनिमम वेज के अंदर। तो बेसिकली क्या था, पहले जो आपके लोग बाहर से आते थे, जो माइग्रेंट वर्कर होते थे, तो वहां पे प्रोबेबली कम पैसा दिया जाता था, लेकिन अभी वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी एज पर द न्यू रूल्स खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर कोई माइग्रेंट है या फिर नॉन माइग्रेंट है तो मिनिमम वेज तो दोनों के लिए ही रहेगा। इससे क्या होगा, बेसिकली खासतौर पर मान लीजिए इंडिया के लोग, इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स अगर कतर जाते हैं तो वहां से रिपैट्रिएशन का जो अमाउंट है वो हमारे लिए इंक्रीज हो जाएगा। चलिए तो यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि जीटीएम के बारे में है। पूछा गया जीटीएम इज रिलेटेड टू, जीटीएम किससे रिलेट करता है? मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। हिंट के यहां पे जैसे ऑप्शन में ही दिया गया कि एक तरीके की मार्केट है,
It is a market for renewable energy product. Is it a market for financial instruments? Is it a market for meat products? Or is it a market for agriculture products? तो ये तो आपको पता चल गया कि ये मार्केट है, बट किस चीज की मार्केट है ये आपको बताना है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको लॉन्च किया, GTAM, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर लॉन्च करी गई है, और वैसे भी देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मार्केट होने के चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी मार्केट्स हैं। सेम गोज फॉर एग्रीकल्चर। तो आंसर आपको जो चूज करना था ए और सी के अंदर से ही आप कह सकते हैं कुछ हद तक कि इसका आंसर होना चाहिए था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक फर्स्ट एक्सक्लूसिव मार्केट रहेगी किस चीज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोडक्ट्स के लिए। और पूरी, मैं यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूँ। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली अपने आप में एक्सक्लूसिव मार्केट है जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोडक्ट्स होंगे, और यहां पे मैं एक्सक्लूसिव कह रहा हूं, ठीक है। तो काफी सारी मार्केट्स हैं, वहां पे ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन दिस इज द एक्सक्लूसिव मार्केट जहां पे सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स होंगे। ट्रांजैक्शन थ्रू GTAM विल बी बायलैटरल इन नेचर। क्लियर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि बायर कौन है, सेलर कौन है, और इस तरीके से ये बायलैटरल ही रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टी इन अकाउंटिंग। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो होंगे उनको ट्रांसपेरेंट मैनर में यहाँ पे सेल परचेज किया जाएगा और अकाउंटिंग उसकी करी जाएगी, तो डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ए, GTAM इज द करेक्ट आंसर, इज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हम प्रीटी श्योर कि आपने पढ़ा होगा, अगर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ा तो भी इसको कहीं ना कहीं आपने न्यूज़ में सुन लिया होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पूछा गया कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली कहती है स्विट्जरलैंड हैज वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी। स्विट्जरलैंड जो है दुनिया की सबसे इनोवेटिव इकोनॉमी निकल के आई है। इंडिया को जो रैंक है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर 52nd आया है। इंडिया स्कोर इन टॉप 15 इन द एरिया ऑफ ICT, क्योंकि देखिए वेरियस पैरामीटर्स होते हैं जब भी हम किसी इंडेक्स को निकालते हैं, तो एक पैरामीटर की बात करी गई है कि इसके अंदर हम टॉप 15 के अंदर है, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम टॉप 15 के अंदर है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, स्विट्जरलैंड का जो नाम दिया है बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो है स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है। यहां पे मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इंडिया की रैंकिंग जो दे रखी है वो गलत है क्योंकि ये 2019 की रैंकिंग है। 2020 में हमारा जो रैंक आया है हमने इंप्रूव किया, 48th नंबर पे हम आए हैं, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। ICT की बात करें तो यस, ICT के अंदर हम टॉप 15 पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो इंडिया ने 4 स्पोर्ट्स का इंप्रूवमेंट किया। पहले हम 52nd नंबर पे होते थे, अभी हम 48 नंबर पे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो GII दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की बात करते हैं, तो टॉप 50 कंट्रीज में अब हम पहुंच चुके हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पिछले साल की जो रैंकिंग है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस साल की रैंकिंग तो इंपॉर्टेंट है ही। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, टॉपर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्वीडन का रैंक आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे कौन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है वो, बस अपनी कंट्री की रैंकिंग ध्यान रखिएगा, और जो टॉपर है उस कंट्री की रैंकिंग तो आपको पता ही है, लेकिन उस कंट्री का नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे किस किस एरिया में हमने अच्छा परफॉर्म किया, तो ICT मैंने आपको बताया था टॉप 15 में हम। साथ में ही ICT सर्विस एक्सपोर्ट्स के अलावा गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज हो, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज, इन सब एरियाज के अंदर हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो इंडिया है हम एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में फॉल करते हैं। हम कोई यहाँ पर हाईएस्ट इनकम इकोनॉमी में तो फॉल नहीं करते हैं, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में फॉल करते हैं। लेकिन इनोवेशन की बात करी जाए तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी के अंदर हमारी जो इनोवेशन है दैट इज हाईएस्ट, वो भी किस वजह से, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIS बेंगलुरु, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि काफी इस एरिया के अंदर इनोवेशन के अंदर काफी काम करते हैं, काफी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनकी वजह से हमारी जो इनोवेशन है वो काफी अच्छी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री MCQ को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। बस मैं आपको ये चीज कहूंगा कि इसको रिवाइज जरूर करिएगा। इसकी जो ये पूरी सीरीज है, वीडियोस आप देख लेंगे इसके पूरे, अच्छी बात है, आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। लेकिन MCQs के जो क्विजेज हैं उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज एग्जाम में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सिमिलरली जिन्होंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत को सब्सक्राइब किया है, वहां पर भी जो क्विजेज हैं exam.netmock.com के ऊपर, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। वीडियो आपने देख लिया, कंप्लीट हो गया, ठीक
ठीक है, लेकिन क्विजेस को मल्टीपल टाइम वेरियस डेज के ऊपर प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम के अंदर, ताकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और लक्ष्मीकांत एमसीक्यूज की जो क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के एग्जाम के अंदर, वो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए। अराउंड एक्सपेक्टेशन रहती है कि 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके जो हिस्ट्री सेक्शन है वहां से भी आ सकते हैं। ओवरऑल 20 से 25 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे और वहां पर गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वैसे भी करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो ये जो एक मेजर सेक्शन होता है जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स में से आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। चलिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो GII जो अभी हमने देखा था, यहाँ पे रैंकिंग भी देखी थी। इस साल का थीम क्या था? क्या फाइनेंस इनोवेशन इन 2020 ये थीम था, इनोवेशन पोस्ट कोविड-19, इनोवेशन ड्यूरिंग कोविड-19, या फिर हु विल फाइनेंस इनोवेशन? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो 2020 एडिशन की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल इनोवेशन ट्रेंड जो है, एनुअल इनोवेशन रैंकिंग के अंदर यहाँ पे 131 इकोनॉमीज ने पार्टिसिपेट किया था और इसके अंदर 80 इंडिकेटर्स को एक्सप्लोर किया गया था। ब्रॉड विजन जिसमें इनोवेशन की बात करी गई थी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करी गई थी, एजुकेशन भी एक पैरामीटर था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिजनेस सोफिस्टिकेशन की बात करें, ये सब चीजों के ऊपर रैंकिंग जो थी करी गई थी। और फिर एक बार कंसोलिडेटेड रैंकिंग जो थी वो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देख ली अपनी। इस साल का जो थीम था वो था हु विल फाइनेंस इनोवेशन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कई बार थीम्स भी जो होते हैं पूछ ले जाते हैं स्ट्रेट अवे, 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, लेकिन अगर आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है तो आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट 0R? 0R के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखिए 0R न्यूज में था बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है, तो आगे जो सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का वहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0R और क्वेश्चन R को ना कराया जाए, ताकि कम से कम इंटरेक्शन हो पार्लियामेंटेरियंस का और जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है वो फॉलो किया जा सके। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वही हाउस के अंदर डिस्कस करी जाएंगी और कुछ चीजें ऐसी जिसको थोड़े से टाइम के लिए स्थगित किया जा सकता है या फिर पोस्टपोन किया जा सकता है, तो उन चीजों को बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे 0R इसी वजह से न्यूज में था, क्वेश्चन आर इसी वजह से न्यूज में था। टॉपिक्स वैसे इंडियन पॉलिटी के हैं लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में आए हैं इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है 0R इज बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको पता है काफी सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर हमारे जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, वेरियस स्टैट्यूट है, वो हमने वेरियस कंट्री से जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो हमने बोरो करी है। और यहाँ पे पूछा गया कि 0R क्या हमने यूनाइटेड स्टेट से बोरो किया? हो सकता है बिल्कुल। इट डज नॉट फाइंड मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इसकी कोई मेंशन नहीं करी गई है। ध्यान रखिएगा, आपको गलत बताना है, सही नहीं बताना है। आंसर करिए, सोचिए। चलिए देखिए 0R की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 0R जो है हमने किसी से भी बोरो नहीं किया है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। रीजन इज इट इज एन इंडियन इनोवेशन। ये हमारी खुद की इनोवेशन है। हुआ क्या था, जब ये हाउस को कंडक्ट करना शुरू किया तो शुरुआती दौर के अंदर बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ऐसा लगता था, जो पार्लियामेंटेरियंस थे हमारे, कि उनको कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर किसी न किसी तरीके का क्वेश्चन रेज करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन क्या होता था, हाउस जो होता था वो सीधा ही स्टार्ट हो जाता था। तो इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसको स्टार्ट किया गया ताकि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर जो इश्यूज हैं उसको रख सकें और उसके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसके बारे में हाउस को अवगत करा सके। तो यहाँ पे ये जो है इंडियन इनोवेशन है हमारी खुद की, तो कहीं से बोरो नहीं किया, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इट डज नॉट फाइंड मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, बिल्कुल सही है। जब मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी इससे बोरो नहीं किया गया, कहीं पे भी लिखा नहीं गया है इसको, और ये हमारी खुद की ही इनोवेशन है, कहीं पे भी हमने इसे कोडिफाई करके नहीं रखा है, चाहे वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कहीं पर भी इसे नहीं लिखा गया, ध्यान रखिएगा। तो हमें इनकरेक्ट बताना था, इसी वजह से पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए, तो ये 0R के बारे में था, ध्यान रखिएगा। फिर हम अब क्वेश्चन R के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट क्वेश्चन आर? क्वेश्चन आर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, कौन सा कथन सही है? मैंने अभी आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा की सेक्रेटेरिएट ने नोटिफाइड किया है दैट देयर विल बी नो क्वेश्चन आर ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन। तो अभी मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और ये सितंबर 14 से अक्टूबर 1 तक रहेगा। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये इशू हुआ, अदरवाइज ये जुलाई में ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने के लिए ही कहा जा रहा है कि जो आपका क्वेश्चन आर है ये यहाँ पे ट्रंकेट किया गया। एट द सेम टाइम जो 0R रहेगा वो भी काफी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा दोनों हाउसेस के अंदर। काफी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट मुझे लगता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म आपको मेंटेन करना है, तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हाउस के अंदर डिस्कस कर लेना चाहिए, उसके ऊपर डिसीजंस ले लेने चाहिए। और जैसे ही कोविड-19 का जो
एक इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगले सेशन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर काफी सारी चीजों को डिस्कस किया जा सकेगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्वेश्चन आर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है देयर इज नो क्वेश्चन आर ऑन द डे द प्रेसिडेंट एड्रेसेस एमपीज फ्रॉम बोथ द हाउसेज इन सेंट्रल हॉल। तो जब ये ज्वाइंट सिटिंग करी जाती है और प्रेसिडेंट इसको एड्रेस करते हैं तो उस दिन क्वेश्चन आर नहीं होता है, हो सकता है। क्वेश्चन आर इज नॉट शेड्यूल्ड ईदर ऑन द डे द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट इट्स बजट। तो यहाँ पे जब फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री बजट को प्रेजेंट करते हैं तब भी क्वेश्चन आर जो है वो शेड्यूल नहीं किया जाता। सोचिए। चलिए देखिए क्वेश्चन आर की मैं एक खासियत आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आर जो है दोनों ही हाउसेस में होता है, ठीक है। तो लोकसभा हो राज्यसभा हो दोनों ही जगह होता है और ऑल डेज पर ये कंडक्ट कराया जाता है इन ऑल द सेशन, ठीक है, सभी दिनों में। लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस है जो मैंने आपको बताई। जब प्रेसिडेंट यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग लेते हैं और एड्रेस करते हैं और साथ में ही जब वित्त मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रस्तुत करते हैं तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन आर नहीं होता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छे से इसको। सो दीज वर द टू एक्सेप्शन। यूपीएससी जो है उसका सबसे फेवरेट एरिया जो है ना क्वेश्चन पूछने का वो है एक्सेप्शन। अगर कोई भी चीज़ है एक रूल की तरह काम करती है उसकी जो एक्सेप्शंस होती हैं, अगर आप बुक भी पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी एक्सेप्शंस को ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि वहीं पे ही चांसेस रहते हैं क्वेश्चन को फॉर्म करने के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज बिल को लेके अभी आपने डेफिनेटली देखा होगा न्यूज के अंदर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज और आर इंक्लूडेड इन जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल। तो जम्मू कश्मीर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज बिल है उसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है? क्या कश्मीरी को किया गया है, डोगरी को, हिंदी, इंग्लिश? सोचिए। चलिए तो कैबिनेट जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे थे उन्होंने बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 को पार्लियामेंट के अंदर इंक्लूड किया है, इंट्रोड्यूस किया है और इसके अंदर 5 भाषाओं का जिक्र है जो इंक्लूड करी जाएगी। जैसे कि उर्दू को इंक्लूड किया जाएगा, देन सेकंड जो है हमारी कश्मीरी है, देन हमारी हिंदी है, देन डोगरी है एंड इंग्लिश है, ठीक है। तो ये 5 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है किसके अंदर? जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 के अंदर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भूलना नहीं, आपको 5 लैंग्वेजेस जो है याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। डोगरी, हिंदी और कश्मीरी ये 3 लैंग्वेजेस ऐसी थी जिसको काफी टाइम से कहा जा रहा था। लोगों की ये एक आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट करी जा रही थी लोगों के द्वारा कि इन 3 लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया जाए जो कि अभी प्रेजेंट बिल के अंदर डाल दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज गल्फ ऑफ बोथनिया इज सैंडविच बिटवीन। मतलब कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज हैं, मान लीजिए कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, इनके बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया जो वो फॉल करती है। तो इन 2 कंट्रीज के नाम आपको बताने हैं। क्या नॉर्वे और स्वीडन के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया फॉल करती है, या स्वीडन और फिनलैंड के बीच में? नॉर्वे फिनलैंड, नॉर्वे रशिया। सोचिए। चलिए मैप पे भी आपको दिखा देता हूं। अभी बताऊं आपको, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये फॉल करती है। अभी हुआ क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड है इन्होंने आपस में कॉपरेशन करने की बात करी है इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एज वेल एज मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज जियोलॉजी के एरियाज के अंदर जो फिनलैंड है और इंडिया आपस में कॉपरेशन करेंगे। इसी वजह से जो फिनलैंड एज ए कंट्री, इसकी लोकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो गल्फ ऑफ बोथनिया है वो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में ही फॉल करती है। जो MOU साइन किया गया है, बेसिकली MOU विल फैसिलिटेट कॉपरेशन किस किस एरिया में? मैंने आपको बताया जियोलॉजी और मिनरल तो है ही, साथ में ट्रेनिंग के एरियाज के अंदर भी, एनालिसिस एरियाज के अंदर भी साइंटिफिक लिंक्स जो है वो भी दोनों कंट्रीज के अंदर डेवलप किए जाएंगे। और ये जो साइन किया गया है ये बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि इंडिया की एजेंसी है, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड, इन्होंने आपस में ये जो कॉपरेशन है इसकी बात करी है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन क्या आपने आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर उसको देखेंगे, विनर ऑफ द डे को भी देखेंगे और कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्मयोगी के बारे में देखा था। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेनिंग देने की बात करी जा रही है आई गॉट के द्वारा, दैट इज इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये बेसिकली प्लेटफॉर्म रहेगा जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो देखेंगे ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस और कैसे रूट्स के साथ जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सकता है, सेंसिबिलिटी उनके अंदर लाई जा सकती है, उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग जो है यहाँ पे दी जाएगी। फिर हमने देखा था निधि के बारे में, किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने के लिए, खासतौर पे जिनके पास ऐसे एरियाज हैं जिनकी जो टेक्नोलॉजी बिजनेस आइडिया को लेकर
आए हैं और काफ़ी प्रॉमिसिंग है। 30,000 पर मंथ का सपोर्ट दिया जाएगा, मैक्सिमम लिमिट 3.6 लाख की रहेगी इसके अंदर। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था कतर के बारे में, सऊदी अरेबिया से बॉर्डर टच कर रहा है इसका। कतर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो एक लॉ है वो लेके आए हैं, जो ऐसे रूल्स जो कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी थे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, उनको हटाया है। तो कतर की जो लोकेशन है वो ध्यान रखिएगा। देन हमने जीटीएम के बारे में देखा था। जीटीएम दिस इज द मार्केट, एक्सक्लूसिव मार्केट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी है वो भी आएगी और साथ में ही जो बायर सेलर हैं वो बायलेटरल उनके बीच में रिलेशन रहेगा, आइडेंटिफिकेशन किया जा सकेगा इस एरिया के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। इंडिया का जो रैंक है वो इंप्रूव हुआ है, 4 पायदान हमने इंक्रीज किया है, इंप्रूवमेंट किया है, 48 हमारा इसके रैंक आया है। आईसीटी हो इसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारा एक्सपोर्ट के अंदर। देन स्विट्जरलैंड जो है उसने टॉप किया है और सेकंड रैंक स्वीडन का आया था, ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम हमारा 52nd रैंक था। फिर हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर कुछ और डिस्कस किया था। यहाँ पे देखा गया कि थीम क्या है, थीम इज हु विल फाइनेंस इनोवेशन, ध्यान रखिएगा। 131 कंट्रीज थी। देन 0R के बारे में देखा था, इट इज नॉट बोरोड, इट इज एन इंडियन इनोवेशन, इट डज नॉट फाइंड मेंशन एनीवेयर। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर भी मेंशन नहीं होती है इसकी। क्वेश्चन आर के बारे में देखा था। क्वेश्चन आर जो था बेसिक 2 एक्सेप्शंस थी इसकी, जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं एमपीस को और साथ में जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को लेके आते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन आर जो है एवरीडे होता है। अभी न्यूज़ भी इसके बारे में मैंने आपको बता दी थी। लास्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज बिल के बारे में देखा था, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है नॉर्वे के ऊपर। यहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन के बीच में गल्फ ऑफ बॉथनिया है, नॉर्वे के साथ हमने एमओयू किया है, कॉपरेशन करेंगे जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज के एरियाज के अंदर। इसी वजह से लोकेशन वाइज दिस कंट्री बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जो आपने आंसर करना है, हु क्रिएटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। तो सोलर ट्री के बारे में मुझे बताइएगा एक लाइन के अंदर, और किसने क्रिएट किया है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया तो उसके बारे में बताइएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, जो क्वेश्चन पूछा था अनीता साहू ने करेक्ट आंसर किया। अनीता आप हमें netmokprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। सो हमने लास्ट टाइम काउकास के बारे में पूछा था। इट्स अ मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज और यहाँ पे रशिया में होती है। इंडिया जो है इस बार नहीं जा रहा है क्योंकि चाइना के साथ हमारा पेंडेमोनियम चल रहा है। फिर हमने मार्क्स के बारे में देखा था, 6 या 6 से ज्यादा स्कोर के कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लेस देन 6 भी स्कोर किया कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिख दीजिएगा। PDF इस लेक्चर की आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी आपका डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।